नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का पिछला 2 वीडियो पढ़ चुका है, जिसमें से 53 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल का तीसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं, तीसरा चैप्टर, तीसरा पार्ट, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे, अपने सवाल पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 54। नवपाषाणिक मानव जीवन की विशेषताएं थी। नवपाषाणिक मानव जीवन की विशेषताएं क्या थी, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है? खेती बाड़ी करना। दूसरा ऑप्शन क्या है? पशुपालन। तीसरा ऑप्शन क्या है? अस्थायी बंदी बस्तियों वाली ज़िंदगी। और चौथा ऑप्शन क्या है? लेखन कला का विकास। तो ये 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन, कौन सा पॉइंट आपका सही है, इसके लिए भी आपके नीचे जो है कुछ ऑप्शन दिया गया है। उस ऑप्शन में से आपको आंसर छांटना है। उस ऑप्शन में से आप लोगों को आंसर चूज़ करना है, कौन सा सही आंसर होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, जिसमें 1, 2 और 3 नवपाषाण कालिक जो मानव जीवन था उसमें से लोग खेती बाड़ी करना सीख गए थे। ठीक है। दूसरा क्या है कि पशुपालन करना सीख गए थे और अपनी अस्थायी बस्तियों वाली ज़िंदगी भी स्टार्ट कर चुके थे। ये नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? देखिए, इस क्वेश्चन को भी समझने वाली चीज़ें हैं कि मनुष्य जो है किस काल में खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि खाद को संग्रह करके रखना, खाद को इकट्ठा करके रखना, अपने खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उसको जमा करके रखना भविष्य के लिए, ताकि ख़त्म ना हो जाए, आगे कब क्या होगा, कैसे खाएंगे, वो सारा चीज़ के लिए संग्राहक करके रखना, ग्राहक एक जगह इकट्ठा करके रखना खाद्य संग्राहक कहलाता है। और बाद में वो क्या बन गया? खाद्य उत्पादक। मतलब उन लोगों को अब ये टेंशन नहीं होने लगा कि ये खाद्य पदार्थ हमारे पास आएंगे कहाँ से, क्योंकि वो लोग खाद्य उत्पादक बन गए थे। मतलब कैसे उत्पादन करना है खाने पीने की चीज़ें, उस चीज़ के बारे में भी सीख गए थे। तो वो कौन सा काल था जिसमें मनुष्य जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में लोग जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम जो सबूत है, जो प्रूफ मिला है कृषि का, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम, सबसे पुराना जो साक्ष्य है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ब्रह्मगिरी से, चिरांद से, मेहरगढ़ से, बुर्ज होम से। तो इसका सही आंसर है आपका मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? देखिए, अभी तो पता चला कि मेहरगढ़ ऐसा जगह है जहाँ पर कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो अब बताना है कि ये मेहरगढ़ है कहाँ, मेहरगढ़ कहाँ है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ है आंसर? इसका आंसर हो गया पश्चिमी बलूचिस्तान में। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मेहरगढ़ जो स्थान है कहाँ पर है? पश्चिमी बलूचिस्तान में ये है, स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव के द्वारा सबसे पहला जो प्रयुक्त अनाज था वो क्या था? गेहूँ था, जौ था, चावल था, बाजरा था, ये क्या था, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे इस तरह का क्वेश्चन। क्या है इसका आंसर? गेहूँ। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो क्या है? गेहूँ। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती की सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या है? मेहरगढ़। कहाँ पर मिलते हैं? मेहरगढ़। चूँकि मेहरगढ़ में जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो वहीं पर जो है आपको गेहूँ और जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण भी मिला है।
ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि वो कौन सा स्थल है जहाँ से जंगली तथा बोए जाने वाली जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियाँ के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। तो वो कौन सा है आंसर? चलिए, इसका आंसर क्या है? बेलन घाटी। इसका आंसर क्या है? बेलन घाटी में, जहाँ पर जंगली और बोए जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल 61, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का, वहाँ देखिए धान और जंगली धान और बोई जाने वाली धान थी। यहाँ पर क्या पूछा है? भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? और पिछले क्वेश्चन में आपका क्या था? पिछले क्वेश्चन में आपका था जंगली तथा बोए जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजाति, और यहाँ पर क्या है? सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या है, आप लोग बताइए। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा में जो है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है। अगला सवाल, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? खानाबदोश का मतलब होता है कि जहाँ पर उसको खाना मिलता है वहीं पर जाके बस जाता है, वो हो गया खानाबदोश। माने एक जगह पर वो लोग स्थिर नहीं होते थे, कहीं कहीं बसते रहते थे। जहाँ पर खाने की सुविधा, खाद्य पदार्थ की सुविधा होती थी, वहाँ पर जाके अपना डेरा डाल देते थे। तो ये बताना है कि खानाबदोश जो आदमी थे वो किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिए, मतलब वो कौन सा काल था जब एक ही जगह पर लोग स्थिर रहने लगे, एक ही जगह पर बसने लगे। तो वो कौन से काल में ये आरंभ हो पाया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में जो है लोग अस्थायी रूप से बसना शुरू कर दिए, मतलब एक जगह रहना शुरू कर दिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 63, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ पर मिलता है? चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या है? कालपी। इसका आंसर क्या है? कालपी। चलिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं, ये आपको बताना है। कहाँ? पिट ड्वेलिंग इसको बोला जाता है। गर्त निवास मतलब पिट ड्वेलिंग। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग बताइए। मार्तंड है, दाउजली हेडिंग है, बुर्ज होम है या चिरांद है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम नवपाषाणिक पुरास्थल से, बुर्ज होम नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? माने वो कौन सा गर्त निवास है, वो किस स्थान का गर्त निवास है जहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गर्त निवासों का माने गर्त निवास में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या है? गुफ कराल। इसका आंसर क्या है? गुफ कराल। चलिए, अगले सवाल में आते हैं। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? नवपाषाणकालीन मतलब नवपाषाण काल में गर्त निवास में रहने वाले जो मनुष्य हैं उसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट। तो अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं गर्त निवास कहाँ कहाँ पर मिलता है। एक बुर्ज होम में मिलता है, दूसरा मिलता है गुप्त कराल में। बुर्ज होम और गुप्त कराल में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। चलिए, अगला सवाल है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। ठीक है, भारत में कुछ क्षेत्र में जो लोग हैं वो ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते थे।
इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। तो कहाँ के खुदाई में से मिला है ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन में बिहार दिया है, कश्मीर दिया है, कर्नाटक है, राजस्थान है। बहुत ईजी सा आंसर है इसका, बताइए फटाफट। चलिए बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? कश्मीर। इसका आंसर क्या होगा? कश्मीर। चलिए अगले सवाल में 68। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। किससे जुड़ा हुआ है, किसका लक्षण है, विशिष्ट लक्षण, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। दक्कन के राख से टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राख से जो टीले हैं, मतलब ऐश माउंट्स जो है, वो क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था। दूसरा में दिया है वह स्थान जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती थी। तीसरा में है नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। और चौथा में लिखा है भट्ठे जहाँ बर्तन पकाए जाते थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। नवपाषाण युग में मवेशी जो रखने वाले लोग हुआ करते थे, उनके बस्ती का अवशेष मिलता है। वही है दक्कन के राख के टीले। दक्कन के राख के टीले। राख के टीले ना, अगला क्वेश्चन है 70। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? वो कौन सा क्षेत्र है? अभी तो हम लोग बता दिए कि ये मवेशियों का जो रखने वाला जो अवशेष है, बस्ती के अवशेष है, वहाँ पर मिलता है आपका क्या? राख के टीले, जो कि दक्कन का है। और अभी 70 नंबर में बताना है कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। वो क्षेत्र कौन सा था? राख के टीले का क्षेत्र कौन सा था? बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है आपका? दक्षिण भारत। इसका आंसर क्या है आपका? दक्षिण भारत। अगला सवाल 71। चाक, चाक मतलब चक्का है ना, व्हील जिसको बोलते हैं। चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। व्हील का आविष्कार, चक्के का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? इसका नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चक्के का आविष्कार कौन से काल में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए आंसर कौन सा है? 71 का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या तो लोह काल में। तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 72। मानव संसाधनों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। कहाँ पर? बुर्ज होम में, पटना में, वाराणसी में या मेहरगढ़ में? आंसर बताना है आपको। मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए थे, मतलब कि मानव का जब डेथ हो जाता था तो उनको जब दफनाया गया था, तो दफनाने के साथ साथ उन कुत्ते भी दफना दिया करते थे उनके साथ। जो है, यदि किसी घर में कुत्ते पाला हुआ है, कुत्ता को पालतू बना के रखा हुआ है और उस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनके साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो कहाँ पर ऐसा हुआ है, कहाँ पर ऐसा मिला है? तो आंसर क्या है दोस्तों? बुर्ज होम। वो क्या है? बुर्ज होम। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। अब देखिए, मानव समाधान जो थे, मतलब मानव के शव के साथ, डेड बॉडी के साथ बकरी दफनाए गए थे। तो ये साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर मिलता है आपका? मेहरगढ़ में। कहाँ पर मिलता है? मेहरगढ़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। और इसका कारण क्या है? अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरण
उपकरण का विकास तथा उपयोग हो। तो इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है कि ए जो है सही है परंतु आर गलत है। ए में सही होने का मतलब क्या है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषीय स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, ताराडी या बरूडी। तो इसमें से कौन सा जो है बिहार में नहीं है? तो बिहार में क्या नहीं है? बरूडी नहीं है। बिहार में क्या नहीं है? बरूडी नहीं है। चलिए अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में दिया हुआ है नवपाषाणिक स्थल, ये जो है आपका ABCD नवपाषाणिक स्थल है, और सूची 2 में दिया हुआ है उसका राज्य, माने ये स्थल कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है 1, यानी कि ए का 1, मतलब पांडु राजार टीवी, पांडु राजार डीवी, ये जो है आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कुचाई कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आपका दाउजली हेडिंग कहाँ है? असम में है। और पायनथोरल गतिन, ये कहाँ पर है आपका? मेघालय में है। तो इस तरह से जो है नवपाषाणिक स्थल और किस राज्य में है इसका यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, सही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या दिखा हुआ है? नवपाषाणिक स्थल दिया हुआ है और दूसरा में राज्य दिया हुआ है, यहाँ भी उसी तरह है। तो इसका भी आंसर क्या है दोस्तों? इसका भी आंसर 1 है। इसका आंसर क्या है? 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। तो इसके अनुसार से यहाँ पर आपको देख लेना है कि कौन सा है। जैसे कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा नवपाषाणिक जो स्थल है ये किस राज्य में है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उतनूर किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। हल्लूर किस राज्य में है? तो आपका कर्नाटक में है। पयमपल्ली कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लीजिए। ये चीज़ आपका सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, सीटेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज किसको कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या लोह पाषाण युग को या लोह युग को बोला जाता है? तो इसमें क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। सवाल नंबर 79, सवाल नंबर 79, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो है चालकोलिथिक एज है, जहाँ पर ताम्र पाषाण युग में ये चीज़ यूज़ हुआ है चालकोलिथिक एज। यहाँ पर फिर से दे दिया है कि ताम्र और पाषाण, ताम्र और पाषाण मतलब तांबे का और पाषाण मतलब पत्थर का उपकरण का जो प्रयोग हुआ है सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? तो चालकोलिथिक में हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? चालकोलिथिक एज। अगला सवाल, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम कौन सा धातु यूज़ किया गया था? तो तांबा यूज़ किया गया था। कौन सा यूज़ किया गया था? तांबा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये हम लोग को छांटना है। तो इसका आंसर आपका क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पुरापाषाणिक कब्रें मिली है, ये आपका गलत है। यहाँ पर जो है पुरापाषाणिक कब्रें नहीं मिली हैं। और यहाँ पर सही जो लाइन्स है, सही लाइन्स, भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित थे, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कैमूर श्रेणी एवं मिर्ज़ापुर ज़िले में पुरापाषाणकालीन चित्रशाला मिली है, यह भी सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लोह युग की पृथक पहचान की जा सकती है,
जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लोह युग आरंभ होता है। ये भी बात आपका सही है। तो जो गलत है और गलत वाला ही चुनना है हम लोगों को। तो दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है, ये आपका गलत है और गलत वाला ही हम लोग को आंसर चुनना है। तो आपका इस अनुसार से बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सूची 1 में क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है काल और दूसरे में दिया है अभिलक्षण, मतलब किस काल में किस अभिलक्षण को मिलता है ये आपको बताना है। इसका आंसर भी आपका क्या है 1, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ए में क्या है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल किससे है, आखेटक व खाद्य संग्रहक से। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, आखेटक और पशुपालक बना। नव पाषाण काल में क्या हुआ, खाद का उत्पादक बन गया, मतलब खाद का उत्पादन करने लगे खुद से। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ, एक तो सुप्रसिद्ध कृषक बन गए लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है काल और उसमें सूची 2 में उसकी विशेषता है। किस काल का क्या विशेषता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी आपका 1 है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ए में क्या है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे, शैलाश्रय अधिवास करते थे। मतलब शैलाश्रय मतलब पत्थर के गुफा में, पत्थर से बने घरों में निवास करते थे। ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, नदी के तट पर वो अपना आवास बनाने लगे, क्योंकि ऐसा समय आता था जबकि खाने या भोजन की कमी हो जाती थी। तो उन लोग का मेन सोर्स क्या हो जाता था, मछली हो जाती थी। मछली नदी के किनारे पूरा आसानी से मिलने लगता था, इसलिए नदी के किनारे उन लोग अपना आवास बनाते थे। तीसरा है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था, गर्त आवास करना शुरू कर दिया। उसके बाद ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान की खोज होना शुरू हो गई, कच्चे और पक्के मकान बनने लगे थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। पहला है स्थल और सूची 2 में दिया है उसकी संस्कृति, किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर क्या है दोस्तों, आपका 1 है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है। तो इसमें मिलाइए, देखिए अरिक अतिरपक्कम, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अतिरपक्कम ये आपका क्या है आंसर, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति है। और चोपनी मांडो ये मध्य पाषाणकालीन संस्कृति है। कुल्ली जो है आपका प्राग हड़प्पा है। और इमाम गांव ये आपका कहाँ है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। ये सब जुड़ा हुआ है इस तरह से। चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है आपका 84 नंबर क्वेश्चन तक लास्ट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग 85 से स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छा लगता है, यदि हमारा जीके पढ़ाने का तरीका या कंटेंट आपको यदि सही लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।